वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, ये है आपकी यूपीडीएलएड फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट की थर्ड क्लास, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ध्वनि का अध्ययन। सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिए, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन हम सब्जेक्ट ले रहे हैं। सो आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूजफुल हो रही है। जिस हिसाब से मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो वो मेहनत आप सभी के ऊपर भी दिखनी चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोशिश कीजिए थोड़ा थर्ड का भी पढ़ते रहें और फोर्थ की भी क्लासेस लेते रहे। सो वीडियो यूजफुल होती रहे तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को आपके वेस्ट नहीं करते हैं। ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि भाषा की लघुत्तम सार्थक एवं अनिवार्य इकाई है। यानी ध्वनि क्या है आपकी? सार्थक, निरर्थक हमें नहीं बोलना है, एवं अनिवार्य इकाई है। ठीक है, समय अनुसार इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। ध्वनि शब्दों की आधारशिला यानी कि क्या है? यानी ध्वनि शब्दों की क्या होती है? नींव होती है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। ऑब्वियसली बात है, अगर आप सभी के पास कंठ या आवाज नहीं होगी तो फिर क्या मतलब है शब्दों का? शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है अगर ध्वनि नहीं होगी तो। ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई आदि जब मनुष्य की इंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। यानी जब हम छोटा आ, बड़ा आ या ई या बड़ा ई, ऊ ये सारे बोलते हैं तभी हमारी जो ध्वनियाँ ये मानी जाती है। इन ध्वनियों को भाषा वैज्ञानिक शब्दावली में स्वेनिम तथा अंग्रेजी में फोनिम कहते हैं। यानी ये आपके क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में कि ध्वनियों को वैज्ञानिक शब्दावली में स्वेनिम कहते हैं तथा अंग्रेजी में इसे फोनिम कहते हैं। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। हम जो कुछ बोलते अथवा उच्चारण करते हैं वह ध्वनि है। यानी कि आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आपके कंठ में से जो भी आवाज निकलती है या जो भी हम उच्चारण करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, वो आपकी कहलाती है ध्वनि। ठीक है, जब यह ध्वनि सार्थक बन जाती है तो भाषा बन जाती है। यानी इसके लिखित रूप को हम ध्वनि अथवा वर्ण कह सकते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ए, ग, च आदि बोले जाते हैं, समय ध्वनियां हैं, लेकिन लिखित रूप में ये वर्ण या अक्षर हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, लेकिन वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। मूल ध्वनियां स्वर एवं व्यंजन के नाम से ज्ञात हैं। यानी कि आप सभी कह सकते हैं कि जो आपकी मूल ध्वनियां हैं वो किस उस बेस पर जानी जाती हैं? तो स्वर पर और व्यंजन पर। हमने लास्ट क्लास में भी आप सभी को डिस्कस किया था कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आते तो आप लोग मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस में आपको मिल जाएगा। गाइस, अब आ जाते हैं आपकी हिंदी ध्वनि का वर्गीकरण। यानी कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां होती है, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। पहले आपका आता है मानक हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन। ठीक है, तो यानी कि आपके स्वर कितने हैं? 11 हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र पर ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और आओ। ठीक है, ए और ए भी बोल सकते हैं इन्हें, और छोटा आओ आओ बोलते हैं। ठीक है, देन अगर बात करें व्यंजन आपके कितने होते हैं, फिर आते हैं आपके व्यंजन क, ख, ग, घ, अया। तो ये आपके किस में आते हैं? मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ये आपके आते हैं क वर्ग में। च, छ, ज, झ। देन ये आपके च वर्ग के हो गए, ट, ठ, ड, ढ, अण, खाली। ये आपके हो गए ट वर्ग के, त के त, थ, द, ध, न। ये आपके हो गए त वर्ग के, प, फ, ब, भ, म। ये आपके हो गए प वर्ग के, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के। तो गाइस, जो आपके क से स्टार्ट है और म पर खत्म है, उनको हम व्यंजनों को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। य, र, ल और व आते हैं एक ग्रुप में, जिन्हें हम अंतस्थ कहते हैं। देन अंतस्थ व्यंजन स, 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 ह, ये आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में। और ये जो आपके होती है, यहाँ आपको क से और म तक आपके जो ये व्यंजन है, यानी कि क से और म वर्ग तक, प वर्ग तक आपको सारे याद होने चाहिए। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कैसे मैं के बीच में आपको व्यंजन दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा व्यंजन है। तो अगर आपको याद होगा तभी आप बता पाएंगे कि स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्लासेस को और अच्छे से आप सभी के सामने प्रोवाइड किया जाएगा। गाइस, हम अंतस्थ व्यंजन उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम अंदर ही अंदर बोल लेते हैं, जैसे य, र, ल, व। ठीक है, आप सभी को कोई इश्यू, जैसे कि आप जो बोलेंगे तो ये आपके अंदर से ही बोले जाते हैं। ठीक है, और गाइस, ऊष्म व्यंजन होता है जब हम बोलते हैं, जैसे तीनों से और हैं, जब हम इन्हें बोलेंगे तो हमारे मुख से अंदर से सांस निकलती है, जैसे स, ह। ये व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके अंदर, मुख में से हमारे अंदर से सांस निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्री। ठीक है, गाइस, अब आते हैं आपके अयोगवाह। ठीक है, एक होता है अंग और एक होता है आपका
विसर्ग है आपका आहा, तो अंग तो होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। फिर आता है आपका द्विगुण व्यंजन, हम किसे कहते हैं, टा और ढा आपके होते हैं द्विगुण व्यंजन। तो ये सारी चीजें आपकी इतनी बेसिक चीजें हैं गाइस, आपके सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आप लोग अभी से याद करते हुए चलेंगे और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएं। तो गाइस अब बात करते हैं ध्वनि के वर्गीकरण के आधार पर। ध्वनियों के वर्गीकरण के 5 आधार माने जाते हैं, क्या क्या? स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। ठीक है, पहले हम बात करते हैं स्थान की। ध्वनि उच्चारण में निश्वास वायु मुख से जिस भाग में अवरुद्ध होती है उसको स्थान कहते हैं। गाइस आप जब बोलते हैं किसी वर्ड को, तो जहां आप लोग बोल रहे हैं और आपके मुख में आपकी जो वायु है वो अवरुद्ध मतलब रुक रही है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थान। ठीक है, ओठ, ओठ से कंठ तक इनकी स्थिति होती है, मतलब ओठ से कंठ तक। इस कंठ बोलते हैं जहां से हमें वायु का स्पर्श होना महसूस होता है, उसको हम बोलते हैं कंठ। ठीक है, इनमें 7 मुख्य है। क्या मुख्य है? 7। काकल, कंठ, तालु, मूर्धा, वर्ड्स, दंत और ओष्ठ। इनके आधार पर ध्वनियों को नाम भी है। उच्चारण में जिस स्थान का सर्वाधिक उपयोग होता है या श्वास जब जहां सबसे अधिक रुकती या टकराती है, वह ध्वनि उसी स्थान के नाम से जानी जाती है। जैसे इनका विवरण कुछ इस तरह से है, ये आप लोग देख सकते हैं। गाइस यहाँ पे क्या बताया गया है कि वह ध्वनि उसी स्थान के नाम से जानी, जैसे कि जहां हमारे कंठ पर, जैसे कोई शब्द आपका कंठ में रुक रहा है तो आप उसका क्या नाम माना जाएगा? कंठ। तालव्य में रुक रहा है तो उसको तालव्य माना जाएगा। मूर्धन्य मूर्धन्य, वतर्ष्यम वतर्ष्य, दंत्य तो दंत्य, इस तरह से माने जाएंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। देखते हैं कंठ। कंठ में नहीं, काकल्य में क्या आता है? कंठ में क्या आता है? छोटा आ, बड़ा आ, क, ख, ग, घ, ड़, हाँ। ये और विसर्ग का विसर्ग है आहा, वो भी आपका कंठे से ही होता है, तो ये आपको याद कर लेने। अब बात करते हैं तालव्य में क्या आता है। छोटी ई, बड़ी ई, च, ठ, ज, झ, ण, य और श, यानी कि आपके जैसे वहां पे क वर्ग था, यहाँ पर च वर्ग है। ठीक है, और मूर्धन्य में आपका ट वर्ग दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ र परिश्य आ जाएगा और ट वर्ग कंप्लीट और श जुड़ जाएगा। फिर अगर बात करें वतर्ष्य की, तो उसमें न, ल और श का। ठीक है, दंत्य की बात करें कि दंत से कौन से बोल जाते? त, थ, द, ध। फिर बात करते हैं आपकी ओंठ है। इन्हें याद करने का एक तरीका ये भी है कि आप लोग जितना हो सके इन्हें उच्चारित कर सकते हैं। जैसे आप उच्चारित करना सीखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क वर्ग किस में आता है, ई किस में आता है, ट किस में आता है, से किस में आता है, छोटा ऊ किस में आता है, तो आप समझ जाएंगे। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म, ये आपके होते हैं ओंठिया में। अब कै की बात करें तो वो आता है आपका दंत ओंठिया में, जिसमें आपका व और फ भी आता है। ख में अगर बात करें तो वो है दुव्य ओष्ठ, यानी कि उभय ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म और व। ये जो आपके दुव्य ओष्ठ है क्या होते हैं? जब आप बोले तो आप शब्द बोले तो आपकी जो वायु है वो अंदर की तरफ जाए। किस तरह? जैसे आप कोई भी शब्द बोले तो प, फ, इस तरह के। मैंने भी आपको गलत बता दिया, वो क का था। दंत ओष्ठ यानी कि जिसमें वायु अंदर की ओर जाए, वो है आपका दंत ओष्ठ। और द्रव्य ओष्ठ यानी कि उभय ओष्ठ क्या होता है? आ, फा, पा, भा, म, व। तो इनमें क्या हो रहा है? आपकी जो वायु वो बाहर निकल रही है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करते चलिएगा। अब बात करते हैं प्रयत्न। प्रयत्न कितने होते हैं? ठीक है, प्रयत्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रयत्न क्या है? मुख का वह व्यापार जिसमें वर्णों का उच्चारण होता है, उच्चारण के लिए कृत प्रयास की प्रयत्न कहा जाता है। यानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में ध्वनि के उच्चारण के लिए हवा को रोककर या अन्य कई प्रकारों से विकृत करना पड़ता है, इसी क्रिया को प्रयत्न कहते हैं। हर ध्वनि के लिए कोई न कोई प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं ये आपको याद करना है। 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस करें तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? वैसे ज्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको डिटेल में देना पड़ रहा है मेरे को। वर्णों का उच्चारण करते समय को जो भीतरी या वर्णों उच्चारण से पूर्ण प्रयत्न करना पड़ता है, वह अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। आपका अभ्यंतर प्रयत्न के टाइप्स होते हैं 4। पहला है आपका विवृत। इसमें विवृत में क्या आता है? आपके जितने भी सभी स्वर होते हैं, यानी कि 11 वर्ण, वो कंप्लीट आपके आते हैं विवृत में। अब बात करते हैं स्पष्ट क्या होता है? क से म तक के 25 वर्ण जो होते हैं वो सारे आपके किस में आते हैं? क से म वर्ग तक के जो मैंने आपको वर्ग बताए थे वो 25 के 25 आपके आते हैं स्पष्ट में। ठीक है, देन आपका आता है ईशद स्पष्ट। क्या होता है? इसमें आपके 4 वर्ण होते हैं जो आपको मैंने लास्ट में भी बताए थे अभी वीडियो में, य, र, ल और व। ठीक है, आपको
अच्छे से याद करना है। अब बात करते हैं, ये तो हो गए आपकी आभ्यंतर प्रश्न के टाइप्स। देन अब आता है नेक्स्ट, आपका आता है बाह्य प्रश्न क्या होते हैं। वर्णों का उच्चारण करते हुए अंत में किए गए प्रयत्नों को बाह्य प्रश्न कहते हैं। इनमें 4 भेद मुख्य हैं। नंबर 1 है घोष, जो आपने शायद पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में भी। ऐसी ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर निकट रहती हैं, जिसमें कंपन या तरंग पैदा होता है, वे घोष ध्वनियां कहलाती हैं। यानी कि ऐसी ध्वनियां जिनमें कंपन और तरंग पैदा होता है वो आपकी घोष कहलाती हैं। घोष ध्वनियां सभी स्वर होती हैं। आप लोग याद करने की ट्रिक देख लीजिए, सभी स्वर और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व और ह और कुल 31 वर्ण आपके घोष होते हैं। बात अगर करूं अघोष क्या होते हैं आपके, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां दूर रहती हैं और घोष में क्या होता था, निकट रहती थी यानी कि पास रहती थी, और अघोष में दूर रहती है, अतः कंपन नहीं होता। इस प्रकार की ध्वनियां अघोष कहलाती हैं। अघोष ध्वनियां प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा और फिर क्या है आपका दूसरा वर्ण यानी कि श, श, ह, कुल 13 वर्ण आपके कहलाते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है अल्प प्राण, जो आपने अपने सेकंड सेमेस्टर में सारा पढ़ा है, वो सारा आपका यहीं पर है। आप लोग को आता नहीं है तो मैं डिटेल में बता रही हूँ। अल्प प्राण क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु का अधिक्य न हो और श्वास बल कम हो, यानी कि अधिक्य न हो, यानी कि श्वास वायु जो आपके सांस से जो वायु निकलती है। अल्प ध्वनियां इस प्रकार है, सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि 1, 3, 5 से आप याद कर सकते हैं। वर्ण क्या है, य, र, ल, व, कुल 30 वर्ण। अब बात करते हैं आपके महाप्राण क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा का अधिक्य हो, यानी कि वहां क्या था, अधिक्य न हो और श्वास बल अधिक हो। वहां पर श्वास बल अधिक नहीं था, कम हो, यहाँ पर अधिक है, तो वो महाप्राण कहलाता है, महाप्राण ध्वनियां कहलाता है। महाप्राण ध्वनियां प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और श, श, स, ह और 14 वर्ण होते हैं। यानी कि आपको महाप्राण, अल्प प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है, घोष अघोष आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। स्वर व्यंजन आपको याद होने चाहिए। अयोग वाह क्या होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। अनुनासिक अनुस्वार क्या होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। और क्या कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप लोग को अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट में वीडियो को वॉच कर सकते हैं, अच्छे से दिया हुआ है। वीडियो यूजफुल हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।